हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का डेप्रिसिएशन का चैप्टर। आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर से बहुत डरते हैं ना। बहुत इजी चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन के चैप्टर के असल में होता क्या चीज है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। किसी भी वजह से अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है, कोई क्वालिटी कम हो जाती है, कोई क्वांटिटी कम हो जाती है, किसी भी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन की बहुत वजह हो सकती है। कभी-कभी क्या होता है, पॉलिसी वगैरह चेंज हो जाती हैं और आपके पास नई चीज़ आ जाती हैं, आपकी पुरानी वाली जो चीज़ जो थी उसकी कीमत घट जाती है। कभी-कभी आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करने की वजह से भी उसकी कीमत कम होती रहती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कीमत का कम हो जाना, फॉल द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आपकी कोई भी फिक्स एसेट्स की कीमत अगर कम होगी, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसके फीचर्स क्या हैं? कौन-कौन से मेथड हैं और कैसे-कैसे इसे करेंगे? तो इसके लिए छोटी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसके बाद एक छोटा-सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए कि उसके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा जाता है, वो हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। तो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर्स, कार, व्हीकल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं। कभी भी लैंड के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि अब ये मान के चलते हैं कि लैंड और गोल्ड जो होती हैं वो हमेशा ही एप्रिशिएट होती रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। कुछ कंडीशन हैं जिनमें वो कम हो जाती हैं, लेकिन लैंड पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। दूसरी वाली बात, डेप्रिसिएशन जो है जब चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा किस पर करते हैं? उसकी बुक वैल्यू के ऊपर। जो उसकी बुक वैल्यू होती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब मार्केट वैल्यू बाजार में चाहे कुछ भी हो, आपकी किताबों के अंदर जितने रुपए की वो चीज़ लिखी हुई है, आप उससे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कार परचेज़ करके लाए, उस कार की कीमत 5 लाख रुपए की थी या 10 लाख रुपए की थी। अब पता चला कि उसके बाद मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है। वो किसी पॉलिसी की वजह से गाड़ी सस्ती हो गई। तो आप अपनी बुक वैल्यू पर लगाएँगे, जो आपने चीज़ खरीदी है उसकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, तो हम मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा हम किस पर करते हैं? बुक वैल्यू पर कैलकुलेट। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन जो है आपका रिड्यूस कर देता है बुक वैल्यू को। जो आपकी बुक वैल्यू होती है, जो आपकी कीमत होती है, उस कीमत को डेप्रिसिएशन कम करता रहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। आप भी मानते हो, आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो 50,000 रुपए का, आप देखते हो 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद उस मोबाइल की वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह एक नई वाली चीज़ आ जाती है और उसकी वैल्यूएशन हल्के-हल्के खत्म होती रहती है। तो हमारी जो है डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू को कम कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन, ऑलवेज यूज टेंजिबल एसेट्स, उन एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। आप इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या चीज? फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड, आप लैंड को छोड़ लेते हैं इसके अंदर। देन आप हमेशा मार्केट वैल्यू पर नहीं लगाते, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन आपकी बुक वैल्यू को रिड्यूस कर देता है और डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो टेंजिबल एसेट्स पर लगाते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन चीजों के ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। जैसे किसी की कोई गुडविल है, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी गुडविल यानी इसकी प्रेस्टीज जो है, इसकी वैल्यूएशन कम होती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम टेंजिबल एसेट्स पर लगाते हैं। अब इसके बाद क्या चीज आती है साहब? इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉजेज। कौन-कौन से कॉजेज होते हैं डेप्रिसिएशन के? किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है? वो क्या वजह है कि डेप्रिसिएशन से कीमत कम हो जाती है? सबसे पहला यूज़ ऑफ एसेट्स। जब आप किसी भी तरह से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन कम होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मोबाइल परचेज़ करके लाए, आपने मोबाइल लिया, उसे इस्तेमाल करा, तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। आप एक कार लाए, आपकी कार सड़क पे चल रही है, 2 साल, 3 साल या 1 महीने, 2 महीने बाद वो घिसती है, खराब होती है, टायर-वायर खराब होते हैं, किसी वजह से उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाती रहती है, वो कम होती रहती है। तो किसकी वजह से होता है? यूज़ ऑफ एसेट्स, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। देन एक्सीडेंट, कभी-कभी क्या होता है, मैं कोई नई चीज़ लेकर आया, एक नई गाड़ी लाया, वो मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की थी, अचानक मैं बाहर निकला, थोड़ी देर बाद वो उससे एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी डैमेज हो गई। तो आप देखोगे कि उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, डैमेज की कीमत। इस वजह से भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब यही नहीं है कि डेप्रिसिएशन लगाने की दोनों वजह होती है। एक डेप्रिसिएशन की एक तीसरी वजह भी होती है, वो कौन-सी वजह है? वो वजह ये है कि कभी-कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस टाइम 5G मोबाइल है,
या आपके पास 4G मोबाइल है। आप देखते हो जब आपके पास 4G मोबाइल है, तो 5G ने उसको रिप्लेस कर दिया और आपकी 4G की वैल्यूएशन खत्म हो गई। आपकी 4G मोबाइल को कोई नहीं पूछने वाला। इस वजह से यानी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। वो उस चीज़ को कवर कर लेता है। जैसे सपोज़ कीजिए आप कोई गाड़ी लेते हैं नई और उसकी जगह उसका एक नया वर्ज़न आ जाता है, तो आपकी पुरानी वाली गाड़ी जो है उसका वर्ज़न खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी हमारे डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं। तो हमारी 3 वजह हो गई। नंबर 1 इस्तेमाल करने की वजह से, नंबर 2 एक्सीडेंट की वजह से, नंबर 3 हो गया उन चीज़ों को नई-नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। ये हमारे क्या हो गए कॉजेज़ हो गए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? आप डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं उसकी वजह क्या है? क्यों लगाना चाह रहे हैं आप डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लगाने की मेन वजह क्या है? नंबर 1 आप करना चाहते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता। आप ये चाहते हैं कि आपके एक्चुअल में जितनी की वो चीज़ आप बेचे हैं उसे बाद में या जितने की वो चीज़ है उसकी वैल्यूएशन पता चल जाए, आज की कीमत क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है 50,000 का आप मोबाइल लाए। अब आपने मोबाइल को 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक चलाया। अगर आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं सोचेंगे, तो आपके हिसाब से उसकी कीमत तो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि 50,000 का आपने मोबाइल लिया, अब आप उस मोबाइल को 6 महीने के बाद किसी को बेचेंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? कोई 30,000 लगाएगा, कोई 40,000 लगाएगा, कोई 35,000। लेकिन सपोज़ कीजिए आपने डेप्रिसिएशन लगाया और सोचा कि मेरी इतनी कीमत कम हो जाएगी और मैं सोच रहा हूँ कि 35,000 तक ही बिक जाएगा और आपका मोबाइल 35 की जगह 36,000 में बिकता है, तो आप बड़े खुश होंगे। आप कहेंगे हाँ यार उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा रही। जबकि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएँगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप और ज़्यादा डिक्रीज़िंग में चले जाएँगे। इससे आपका नेट प्रॉफिट और लॉस कवर हो जाएगा। ट्रू फेयर व्यूज़ आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी ट्रू पिक्चर्स आपको वो पेश करेगा कि आपकी इस चीज़ की कीमत अब इतने रुपए की है। आप 6 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हिसाब से उसकी कीमत 10%, 20%, 30% कम हो रही है, तो आज की डेट में उसकी इतनी कीमत रह गई है। देन थर्ड, उसकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है, वो आपको करेक्ट पता चल जाएगी कि इसकी आज की कीमत क्या होगी। 2 साल बाद कीमत क्या होगी, 3 साल बाद कीमत क्या होगी, 4 साल बाद कीमत। आप एक कार खरीद के ले आए, फॉर एग्जांपल आपने एक कार ली 5 लाख रुपए की और आपने ये सोच लिया कि भैया हर साल 10% कीमत कम हो जाएगी। पहले साल 50,000 कम हो जाएँगे, दूसरे साल फिर 50,000 कम हो जाएँगे, तीसरे साल फिर 50,000 कम हो जाएँगे। तो आपके हिसाब से पहले साल तो उसकी कीमत 5 लाख है। लेकिन जब सेकंड ईयर आएगा तो आपके हिसाब से 50,000 कम होने के बाद कीमत कितनी हो जाएगी? जी हाँ, 4.5 लाख। अब आप तीसरे साल फिर से चलाएँगे, फिर 50,000 कम हो गए, अब उसकी कीमत कितनी रह गई? 4 लाख। तो आप करेक्ट पोज़ीशन निकाल लेंगे कि उसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या है। लास्ट में लीगल पोज़ीशंस आपको एक्चुअल में उसकी लीगल पोज़ीशन पता चल जाएगी कि मेरी जो चीज़ है उसकी क्या वैल्यूएशन है, कितने का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, मैं किसे कितने की बेचूँ, उसकी पोज़ीशन क्या होगी। इस तरह से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। लगाने के कौन-कौन से मेथड हैं? आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अभी फिलहाल हम 11th क्लास के अंदर 2 मेथड्स पर काम करते हैं। जब आप 11th क्लास से आगे बढ़ते हैं, तो मेथड चेंज हो जाते हैं और भी मेथड बढ़ जाते हैं। फिलहाल हमारे पास 2 मेथड हैं। हमारा पहला जो मेथड है, उस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। आप इसे स्ट्रेट लाइन मेथड को दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जो इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आप इसे तीसरे नाम से इसका निकनेम एक और भी है तीसरा, जिसे हम कह देते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों के तीनों नाम एक ही के हैं। आप किसी भी नाम से बुक में देख सकते हैं। टीचर्स क्या करते हैं नाम चेंज चेंज करके उसको क्वेश्चन को दे देते हैं। आपको पता नहीं चलता, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस मेथड से करूँ। तो ध्यान रखिए दोनों मेथड या तीनों मेथड का नाम एक ही है। मेथड एक ही है, नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका निकनेम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक हमारे पास दूसरा मेथड आएगा जिसका नाम होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसे हम डिमिनिजिंग मेथड भी कह देते हैं। डिमिनिजिंग मीन्स घटते क्रम पर। तो हमारे पास इस टाइम 2 मेथड हैं। हम 2 मेथड में क्वेश्चन को सीखेंगे। पहला हमारा मेथड जो होगा उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इस मेथड में कैसे-कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ आराम से इसे समझेंगे। दूसरा मेथड जो होगा उसका नाम होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपके लिए याद करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऑल द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन किन-किन चीज़ों पे लगाया जाता है? इसकी मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्या वजह है? इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मेथड कौन-कौन से हैं? इन बातों को ध्यान में से रखिए, इसी में आपका एमसीक्यू फँस जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला वाला तरीका क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी होती है? परसेंटेज। वो आपको एक परसेंटेज देता है कि भई डेप्रिसिएशन 10% लगाइए, यानी कीमत 10% कम हो गई, 20% कम हो गई, 30% कम हो गई, 25% कम हो रही है पर ईयर। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएँगे?
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो भी एसेट्स होगी, आप उस एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू लिख लें। मेरी एक मशीन है या मेरा एक प्लांट है या मेरी एक बिल्डिंग है या मेरी एक कार है, वो 5 लाख रुपए की है, तो मैंने 5 लाख रुपए कर लिए। अब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज उसने कहा 10% रहेगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100। 5 लाख की कीमत है और हर साल मेरा डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 10%, तो मैं कर दूंगा 10/100। मैंने 10 से 10 काटी, दूसरी से दूसरी से काटी, और मेरा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आ गया वो कितना आ गया 50,000। इसका मतलब है मुझे पर ईयर 50,000 रुपए का डिक्रीजिंग हो जाएगा उस चीज की। डेप्रिसिएशन 50,000 निकला। ऐसा कब होगा? जब आपको परसेंटेज का रेट दे रखा होगा। तो क्या हर बार परसेंटेज का रेट देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो परसेंटेज दे दे आपको, या हो सकता है वो परसेंटेज ना दे। अब परसेंटेज ना देगा तो कैसे करेंगे? जी हाँ, उसके लिए आपको ये 2 स्टेप करने होंगे। क्या क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, जब आपको क्या दे रखा हो उसने, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। इस कंडीशन के अंदर आप जब एनुअल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आप पहला स्टेप करेंगे, जितनी भी कॉस्ट होगी एसेट्स की, जो एसेट्स की कीमत होगी आप उसे ले लेंगे। उस पर जितना भी एक्सपेंसेस आपने करा होगा उसी दिन, आप मशीन परचेज करके लाए, आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाया, अदर चार्जेस वगैरह करे, वो सारे इसके अंदर जोड़ लेंगे। आप एक कार परचेज करके लाए, आपने जब कार ली, वहीं पर उसके अंदर कुछ खर्चे वर्चे हुए, वो सारे खर्चे आपके उसमें जुड़ जाएंगे। जब आप इसे जोड़ लेंगे तो वो आपकी टोटल क्या कहलाएगी, वैल्यू उसकी। इसमें से एस्टिमेटेड लाइफ यानी कि रिड्यूस वैल्यू जो होगी, आप उसे क्या माइनस कर देंगे, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कह देते हैं। आप नंबर ऑफ लाइफ ईयर का, कितने साल तक वो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार परचेज करके लाया 5 लाख रुपए, 2,000 3,000 या 5,000 या 10,000 उस पर खर्च हो गए, तो मेरी जो मशीन थी, मेरी जो कार थी, उस कार के अंदर मैं खर्चे को जोड़ लूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मेरी ये मशीन जो है या मेरी ये कार है वो 5 साल तक चलेगी, तो मेरा लाइफ ईयर कितने हो गए, 5 साल। जितने की मैंने चीज ली 5 लाख की, वो प्लस उसमें खर्चा जोड़ दूंगा। अब ये 5 साल के बाद कितने रुपए की बिकेगी, 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, वो कीमत इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। इस तरह से आपका क्या निकल के आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। जब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो आप इससे क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, परसेंटेज रेट। आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितनी परसेंटेज आई? तो परसेंटेज रेट के लिए जो आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा आप उसकी अमाउंट यहां रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, और टोटल कॉस्ट कौन सी, तो आपकी टोटल कॉस्ट बैठी है, इस टोटल कॉस्ट का आप यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड। इस तरह से आपकी डेप्रिसिएशन का रेट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में फॉर्मूला आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जब डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ना दे रखी हो तो जितनी वैल्यू है उसमें आप क्या कर लीजिए, एक्सपेंसेस प्लस नंबर ऑफ लाइफ ईयर का डिवाइड कीजिए, आपकी जो स्क्रैप वैल्यू उसे माइनस कर लीजिए, आपका क्या निकल आएगा, डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए जो डेप्रिसिएशन आए हैं वो लिखिए, मल्टीप्लाई 100 कीजिए, और जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट थी उससे डिवाइड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर, ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से ये बात आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बेसिक बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर। क्या कहते हैं, कहते हैं कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको इसको निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन, और साथ में क्या लिखना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, और हमारा फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कहता है परचेज करी सेकंड हैंड मशीन 96,000 रुपीज की, 96 की आप मशीन लेके आए, और इसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया कितने का, 24,000 का। 24,000 इसके ऊपर खर्च हो गए, किस चीज के, गैरेज के और रिपेयर वगैरह के या इंस्टॉलेशन चार्जेस के। यानी आपकी मशीन 96,000 की आई, 24,000 आपने इस पे खर्च कर दिए हैं। कहता है एस्टिमेटेड इसकी लाइफ जो है वो कितने की है, 4 साल की है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू मुकदमा निकल के आएगी जिस पे आप इसे बेचोगे, वो बेचोगे 72,000 रुपीज की। तो इस तरह से हमारे पास तीनों चीजें हैं। हमारे पास मशीन की कीमत है, क्या एक्सपेंसेस करा वो है, एस्टिमेटेड लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए। सबसे पहले आप कॉस्ट इस पे लिख लेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस इसमें करेंगे आप इसमें ऐड कर लेंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, और नंबर ऑफ ईयर क्या इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, कितने साल तक वो चलेगी। उसके बाद आप निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपका निकल के आया उसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, और सारा का सारा जो कॉस्ट निकल के आई है उस सारे की सारी अमाउंट का आप इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी करता हूँ। इस तरह से करना है। सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है 96,000 की है, 24,000 इस पर खर्च करे गए हैं, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया 96,000 मेरी क्या होगी, इसकी कॉस्ट। और जो मैंने खर्चा करा था इसके ऊपर, वो 24,000 रुपए इसमें क्या कर दिए, प्लस।
माइनस करा स्क्रैप वैल्यू का, 72,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, और नंबर ऑफ लाइफ ईयर कितने थे, 10 साल। अब मैंने टोटल मारा, पहले इन दोनों का टोटल मैंने निकल के आया कितने का, 1,20,000 रुपए। और 1,20,000 में से मैं कितने 72,000 क्या कर दूंगा, माइनस। 72,000 मैंने इसमें से कर दिए माइनस, और 10 का कर दिया डिवाइड। तो मेरा निकल के आया, दोनों को माइनस करने के बाद 1,00,000 से 72 गया, तो 48,000। 48,000 में कितने का डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ लाइफ ईयर 10 का डिवाइड मैं डिवाइड कर दूंगा, जीरो से जीरो गई, और मेरा निकल के आंसर आया 4,800 रुपए। इसका मतलब है कि आपका एनुअल डेप्रिसिएशन जो होगा पूरे साल का, वो डेप्रिसिएशन बैठेगा 4,800। मैंने मशीन की क्या ले ली, कॉस्ट, जो इस पर एक्सपेंसेस करा था वो मैंने प्लस कर लिया, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो मैंने इसमें से माइनस कर ली, और कितने साल तक वो चलेगी, 10 साल तक, तो मैंने 10 का इसमें डिवाइड कर लिया। मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन आया 4,000। अब मैं निकालूंगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि मेरा परसेंटेज रेट क्या निकल के आएगा। याद रहे मेरा डेप्रिसिएशन 4,800 का, और कीमत है 1,20,000 रुपए की। मैं आ जाता हूं अपने अगले स्टेप पर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आया 4,800 रुपए का, मल्टीप्लाई 100, और टोटल कॉस्ट जो थी आपकी कितने की थी, वो 1,20,000 की, जो सारे की सारी कॉस्ट बैठी। आराम से काट कर लेते हैं। मैंने कहा जी 1 2 3, 1 2 3 4, 4 जीरो काट डाली। 48 के अंदर मैंने 12 का डिवाइड कर दिया, और मेरा कितना आया, 4%, 12 चौक 48, 4% मेरा। इसका मतलब 4% पर एनम के हिसाब से मेरा डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट हो रहा है। इस तरह से आप आराम से डेप्रिसिएशन और उसका रेट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे, किस तरह से डेप्रिसिएशन और रेट निकालना है। एक क्वेश्चन आपको और पढ़ाता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए, और आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता हूं 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड ने परचेज करी मशीन, और मशीन कितने रुपए की ले ली, 4 लाख रुपए की, और इसके ऊपर 50,000 रुपए क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए इंस्टॉलेशन वगैरह के। वो कहता है इस मशीन की जो लाइफ है वो कितने की है, 10 ईयर की, 10 साल तक वो मशीन हमारे पास चलेगी। वो कहता है विच, ये जो बिक जाएगी उसके बाद इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो कितने की रह जाएगी, 50,000 रुपए की। यानी कि आपकी एक मशीन है 4 लाख रुपए की, 50,000 आपने उस पर खर्च कर दिए। 50,000 खर्च करने के बाद आपकी मशीन हो गई 4,50,000 रुपए की। 10 साल तक वो चल रही है, और 10,000 के बाद उसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो कितने की रह जाएगी, 50,000। अब फाइंड कीजिए, एक तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आएगा, दूसरा ये आप ये बताइए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, और प्रिपेयर कीजिए मशीन अकाउंट, और कितने साल का, 2 साल का। तो भैया सबसे पहले तो आप निकालो डेप्रिसिएशन खुद, और मैं बनाऊंगा मशीन 2 साल का अकाउंट। आपको याद दिला दूं, ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बात, सबसे पहले आपको कॉस्ट, इसमें एक्सपेंसेस को प्लस करना पड़ेगा, और जो स्क्रैप वैल्यू है इसका क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे, और नंबर ऑफ ईयर का क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 2 मिनट के लिए ब्रेक लेके आप निकालिए, फिर चेक कीजिए किस तरह से करेंगे। तब तक मैं करता हूं, 4 लाख रुपए की मेरी क्या है इसकी कॉस्ट। 4 लाख में मैं 50,000 रुपए जो इसके ऊपर खर्च करे गए हैं इसमें प्लस कर लूंगा, और इसमें से माइनस करूंगा क्या चीज, इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मींस ये जो बाद में बिकेगी वो 50,000 की बिकेगी, और मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ लाइफ या कितने का, 10 का। वजह, मशीन की कीमत 4 लाख है, खर्चा 50,000 का हुआ, और 50,000 की इसकी वैल्यू है कितने साल के बाद, 10 सालों के बाद। तो मैंने प्लस कर लिया, मेरी टोटल अमाउंट आ गई 4,50,000 रुपए की, और 4,50,000 से मैं 50,000 कर दूंगा माइनस, और 10 का कर दूंगा डिवाइड। मेरी वैल्यू रह गई 4 लाख रुपए की एज इट इज। अब 4 लाख में अगर मैं 10 का डिवाइड करता हूं, तो 10 से 10 कटने के बाद मेरा डेप्रिशिएशन बैठता 40,000 पर ईयर, पर एनम। एक साल में 40,000 का डेप्रिशिएशन। अब यहां वाली बात तो आपने समझी, साथ में परसेंटेज रेट आप खुद निकालिए इसका। कैसे निकालेंगे आप खुद देखिए, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन। तब तक मैं आपको बताता हूं इसका अकाउंट्स, इसके अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, आप 2 साल तक अकाउंट्स कैसे बनाएंगे इसका डेप्रिशिएशन का। तो देखते हैं, सबसे पहले डेप्रिशिएशन का अकाउंट बनाने के लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको नाम लिखना पड़ेगा मशीन अकाउंट, यहाँ आपका हो जाएगा डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ और अमाउंट। जिस डेट में आप किसी भी चीज को परचेज करते हैं, मशीन को, प्लांट को, लैंड को या बिल्डिंग को, सबसे पहले वो डेट यहाँ लिख ली जाती है जिस भी डेट में आप परचेज करती है। तो मैं देखता हूं सबसे पहले हमने किस डेट में इसे परचेज करा था। हमने देखा हमने मशीन परचेज करी थी कब, 1 अप्रैल 2022 के अंदर, और 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैं यहां आ गया, सबसे पहले मैंने डेट लिखी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल
2022। जब भी आप कोई चीज परचेज करेंगे तो नाम लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि जितनी भी कंपनी की चीजें होती हैं वो बैंक के थ्रू ली जाती हैं। जितने रुपए की आपने मशीन ली उसके पैसे लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो भी आपने खर्चा करा होगा उस एक्सपेंसेस को इसके अंदर जोड़ लेंगे। अब आपकी वैल्यू जो कहलाएगी वो कहलाएगी 4,50,000 रुपए की उसकी कीमत। सबसे पहले आपने जो डेप्रीशिएशन लगाया 1 साल के बाद वो डेप्रीशिएशन लगा देंगे। हम आ जाते हैं 31 मार्च के अंदर। मैंने लिखा 31 मार्च 2023, क्योंकि 2022 में स्टार्ट हुआ है तो मेरा साल खत्म होगा 2023 में। 1 साल के बाद मेरा डेप्रीशिएशन जो बैठा, जो मैंने अभी डेप्रीशिएशन लगाया, वो अमाउंट निकल के आई 40,000 रुपए की। मैंने 40,000 यहां रख दी। अब मैं देखूंगा भैया 1 साल के बाद मेरी इसकी वैल्यूएशन क्या रह गई, तो मैं अपना अकाउंट्स बंद कर दूंगा। सबसे पहले 4,50,000 रुपए नीचे यहां उठाकर रखूंगा। इसी 4,50,000 को अपोजिट साइड ले लूंगा, और 4,50,000 में से ऊपर वाले 40,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी कीमत रह जाती है 4,10,000 रुपए की 31 मार्च 2023 में, बाय बैलेंस शीट। यानी इस साल के लास्ट में आपकी जो कीमत है मशीन की वो रह गई है 4,10,000 रुपए की, क्योंकि पहले साल का अकाउंट्स बना है, आपको दूसरे साल का अकाउंट बनाना होगा। तो जो आपका बैलेंस निकल के आया है वो बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर ले लेंगे 1 अप्रैल 2023 में, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बीस ब्रॉट डाउन। आपको जो लास्ट ईयर का बैलेंस था 4,10,000, वो उठकर यहां आ जाएगा, आप इसे लिख देंगे 4,10,000 रुपए। और इस साल फिर आप 31 मार्च में 2024 के अंदर, क्योंकि 23 में स्टार्ट हुआ तो साल खत्म होगा 24 में, आप फिर लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन, और आपका डेप्रीशिएशन एज इट इज रहेगा कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। इस साल फिर आप क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि इस बार और कोई भी चीज नहीं है। आप 4,10,000 रुपए नीचे उठाकर रखेंगे, इसी 4,10,000 रुपए को आप यहां लिख लेंगे, और इसमें से ऊपर के 40,000 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी कीमत आ गई 3,70,000 रुपए। और ये आपका कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी सेम डेट में 31 मार्च 2024 में। इस तरह से 2 साल के बाद आपका जो आंसर निकल के आया वो निकला 3,70,000। इसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं। जनरल एंट्री भी होती है ऐसी। जी हाँ, जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, तो छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए जनरल एंट्री का लेता हूँ। आंसर उस क्वेश्चन को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ना दे रखी हो तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज फाइंड करने के बाद अकाउंट्स 2 साल के या 3 साल के वो अकाउंट्स बनाता है, तो सिंपल जो भी मशीन आप परचेज करते हैं उस मशीन की कीमत रखते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और बैलेंस को निकाल देते हैं, और वो बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर में आता है। नेक्स्ट में फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसके बैलेंस को खत्म कर देते हैं। इनके ऊपर जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, एक जनरल एंट्री का छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जनरल एंट्री के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और जनरल एंट्री गलत हो जाती है। तो ध्यान से देखिए दोनों कंडीशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा और परसेंटेज रेट कैसे निकालेंगे। 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाता है। ऐसे 3 नंबर में जनरल एंट्री आ जाती है। क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2023 एक फर्म ने परचेज करी एक मशीन। मशीन जो परचेज करी वो करी 50,000 रुपए की, और इसके ऊपर स्पेंड कर दिए 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस के, और 2,000 रुपए किस चीज के कर दिए, कैरेज के। इस तरह से उस कंपनी ने 5,000 रुपए का खर्चा कर दिया। जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी दे रखी है, और जीएसटी जो है क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपने जीएसटी के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी जो होती है वो हमारी कब होती है, जब हम सेम स्टेट में काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब परचेज हमारी जो हुई है वो सेम स्टेट से हुई है, और जीएसटी का रेट जो है कितना परसेंट दिया इन्होंने, 9% ईच, दोनों पे 9% लगाना है, और जनरल एंट्री कर दी है। अब जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो मशीन है उसकी कीमत कितने की है। मैंने कहा जी मशीन जो परचेज करी वो तो 50,000 रुपए की करी थी, लेकिन इसके ऊपर जो एक्सपेंसिस हो गया, मेरा जो खर्चा हुआ वो खर्चा मेरे पास कितने का हो गया, 5,000 रुपए का खर्चा। 3,000 रुपए का ये और 2,000 रुपए का ये। इस तरह से जो मुझे मशीन बैठी वो कितने रुपए की बैठी, 55,000 रुपए की। जैसे कि अभी मैंने पीछे वाले अकाउंट्स में काम करा, मैंने जो मशीन थी उसके अंदर एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया था, और मेरी मशीन की कीमत दोनों मिला के 55,000 की बैठी। तो क्या जीएसटी 55,000 पर लगाया जाएगा, या 50,000 पर लगाया जाएगा, या फिर 5,000 पर लगाया जाएगा। तो जीएसटी जो होता है वो एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं लगता है। जीएसटी हमेशा केवल मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जीएसटी जो लगेगा वो 50,000 के ऊपर लगेगा जीएसटी, ना कि 55,000 के ऊपर। यही गलती सबसे ज्यादा होती है जनरल एंट्री में। आप 50,000 पर जीएसटी लगाएंगे और एसजीएसटी सीजीएसटी आपका जो है कितना है 9%। तो मैंने सबसे पहले लगाया सीजीएसटी कितने का, 50,000 रुपए का 9%, 9/100। मेरा कितना हो गया, 20 से मैंने 20 कट कर दी और 5 9 45, 4,500 रुपए का बैठ गया मेरा। मैंने इसी तरह क्या निकाला, एसजीएसटी। एसजीएसटी की भी सेम रेट थी, मैंने 50,000 के ऊपर 9% निकाल लिया। सेम अमाउंट कितनी की आ गई, 4,500 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की कीमत 50,000, उसमें किया गया खर्चा कितने का होगा, 5,000 का। मशीन बैठी 55,000 की और जीएसटी बैठे 4,500, 4,500। अब जनरल एंट्री में कैसे लिखा जाए, तो ध्यान से जनरल एंट्री देखिए। देखिए जनरल एंट्री में कैसे लिखा जाएगा। जनरल एंट्री का कॉलम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जो भी डेट उसने आपको दे रखी होगी आप वो डेट लिख लेंगे यहाँ पर, 1 अप्रैल जो भी ईयर दे रखा होगा। मैंने 2025 लिख दिया। आपने मशीन परचेज करी, आप लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट्स डेबिट। अब पैसे, आप पैसे दिखाएंगे पूरे 55,000, क्योंकि मशीन के अंदर आपको पूरी वैल्यू दिखानी पड़ेगी जितने की मशीन बैठ रही है। उसकी वजह क्या, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरी 55,000 शो करनी होगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम यहां लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, और कितना परसेंट था, 9%, 4,500 रुपए का। फिर मैंने लिखा इनपुट, क्योंकि आने के ऊपर लगा है तो इनपुट होगा एसजीएसटी, और ये भी डेबिट हो गया कितने का, 4,500 रुपए का। और आप लिख देंगे टू बैंक, और बैंक के अंदर दोनों अमाउंटों को प्लस कर लेंगे। टोटल अमाउंट आपकी हो गई जी कितनी, 5 और 9 14, यानी कि 64,000 रुपीज। और नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग मशीन परचेज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। इस तरह से। तो इस जगह पर आपने क्या देखा जनरल एंट्री में, कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कीमत पर लगाया जाएगा, ना कि उसके एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद। बहुत गलती हो जाती है जनरल एंट्री बनाने में। छोटी सी एंट्री है, ध्यान से देखिए। इसी के साथ एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन में अगर हम कोई मशीन लेते हैं परचेज करने के बाद, कि हम मशीन को बेच भी सकते हैं। जी हाँ, जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ हम दूसरी मशीन लेते हैं या हम तीसरी मशीन लेते हैं। उस समय के बाद जो पुराने वाली मशीन हो जाती है वो खराब हो जाती है या कोई भी वजह हो जाती है, हम उस मशीन को बेच देते हैं। अब मशीन बेचने पर कंडीशन क्या होंगी, 2 साल के डेप्रिसिएशन लगते हैं या 3 साल के डेप्रिसिएशन लगते हैं, इनमें क्या क्या कंडीशन होंगी। तो उस क्वेश्चन को ला रहा हूं, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएगा क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, दूसरी वीडियो में लेते हैं। आप ऐसा करिए, यहां तक पहले इस वीडियो को आराम से देख लीजिए। क्यों, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बड़ा वाला क्वेश्चन जो होगा टाइम ज्यादा लेगा। अभी आधे घंटे के करीब की यही वीडियो हो गई है, अगर मैं उस वीडियो को आपको इसके साथ ऐड करूंगा तो 1 डेढ़ घंटे की वीडियो हो जाएगी, कम से कम 1 घंटे की तो हो ही जाएगी, और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सेकंड वाली वीडियो में फ्रेश होकर वीडियो देखें, और उस वीडियो में आप ये देखें कि अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं, 1 मशीन, 2 मशीन या 3 मशीन, वो कितने साल तक चलती है, और उसे सेल करने पर क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। तो मिलते हैं सेकंड वाली वीडियो में, आपके एक फ्रेशनेस के साथ, अच्छे तरीके के साथ, बड़े क्वेश्चन में, परचेज सेल के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।